अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। आज की हमारी थ्योरी है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। सबसे पहले किसी भी थ्योरी में हमने ये देखना होता है बल्कि याद करना होता है कि ये थ्योरी किसने पेश की थी। उसके बाद उसके अहम प्रिंसिपल या रूल्स आते हैं या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। अगर हम इसकी बात करें इस थ्योरी की, बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी की, तो दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय एल्टन मायो। He was of the view that production depends on the way people are treated। ये एक इनकलाबी किस्म की थ्योरी थी जिसमें बिहेवियर को फोकस किया गया था। और एल्टन मायो के नज़दीक वो कहता है कि प्रोडक्शन का दौर मदार इस चीज़ पर होता है कि लोगों से ट्रीट कैसे किया जाता है। आप जिस तरह लोगों से सलूक करोगे, अपने वर्कर से, अपने काम करने वालों से, अपनी टीम के साथ जिस तरह का रवैया रखोगे, आपकी जो प्रोडक्शन है वह उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना आप बेहतर रवैया रखोगे उतनी ही आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ये ख़ास तौर पर रिजिडिटी जो थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के ख़िलाफ़ एक नज़रिया था, जहाँ पर ये कहा जाता था कि जितना कोई काम करेगा उसको उतना ही वेजेस दी जाएगी। तो इसमें वो फोकस 5 चीज़ों पर करता है। एल्टन मायो के नज़दीक 5 अहम कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी के लिए इंतहाई बेसिक हैं। सबसे पहले मोरल है। आपने अपनी टीम का मोरल हमेशा हाई रखना होता है। अगर आप डांट करोगे, बार बार उनकी सेल्फ एस्टीम को डैमेज करोगे और अगर आप उनकी हौसला शिकनी करोगे, थोड़ी सी गलती पर बहुत ज़्यादा डांटोगे, तो आपकी जो टीम है वो उसका मोरल लो हो जाएगा और आपकी जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अक्सर लोग ये जो लीडर्स या जो सरबराह होते हैं किसी भी इदारे के, वो ये सोच रहे होते हैं कि किसी को थ्रेट करके वो अपने काम को बढ़ा लेते हैं, बल्कि फ़ख्र से कह भी रहे होते हैं कि मैंने इस तरह से खिंचाई की है तो अब मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई है। ये ऐसा कहना या करना बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता। जितना आप बेहतर ट्रीट करोगे अपने अपने सबॉर्डिनेट से, अपने मुलाजमीन से, उतना ही वो बेहतर काम करने की पोजीशन में होंगे। हमेशा उनको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस दें, उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट का ख़याल रखें और उनकी हौसला अफजाई करें। छोटी मोटी गलती को इग्नोर करें और गलतियों की निशानदेही करके उसको बेहतर अंदाज में, पॉजिटिव वे में उनको करके दिखाएं कि आपने इस तरह इसको इम्प्रूव करना है। तो ये तरीका बेस्ट होगा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अप करने में। इसके बाद ग्रुप डायनामिक्स है। दूसरा अहम कॉन्सेप्ट ग्रुप डायनामिक्स है कि आपने जो भी काम करना है वो ग्रुप की शक्ल में या टीम वर्क की शक्ल में, किसी भी चीज़ का क्रेडिट या डिसक्रेडिट पूरी टीम को जा रहा होता है। अगर आपकी टीम अच्छी होगी, अगर टीम बिल्ड करने में अगर आप वी टीम का इंतखाब करेंगे, आई को पीछे रखेंगे, मैं बार बार करने की बजाय जब हम की आप बात करेंगे, ग्रुप डायनामिक्स की बात करेंगे, जब आप एक ग्रुप को इकट्ठा लेकर चलेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिज़ल्ट इंतहाई शानदार होंगे। आप अगर गौर करें तो दुनिया के जितने भी कामयाब तरीन इंसान गुजरे हैं उनमें एक जो चीज़ थी वो ये था कि उनकी जो ग्रुप बिल्डिंग थी, उनकी जो टीम बिल्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। वो सबका ख्याल रखते थे। एक पियोन से लेकर हर डायरेक्टर तक सबके साथ वो बेहतरीन अंदाज में सलूक करते थे, सबके साथ बेहतरीन अंदाज से बात करते थे और हर शख्स को ये फ़ील होता था कि जो मेरा जो लीडर है, मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मुझसे सबसे ज़्यादा बेहतर है, मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। तो जब आप टीम वर्क पर बिलीव करते हो, पूरी टीम को एक साथ चलाने में कामयाब हो जाते हो, आप जब डिफरेंट ओपिनियंस के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके काम ले लेते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद है तीसरा पॉइंट है डेमोक्रेटिक सुपरविजन। आपकी जो सुपरविजन है वो डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक सुपरविजन का मतलब ये है कि आपने तमाम के साथ मसावियाना सलूक करना है। जिसने अच्छा काम किया है उसे अप्रिशिएट करें और जिसने गलती की है तो उसको भी एक अच्छे अंदाज में, उसको बेहतरीन अंदाज में समझाने की कोशिश करें। और अगर ग्रुप के या टीम के बहुत ज़्यादा लोग किसी चीज़ की फेवर में हैं तो आप अपनी बात पर अड़ ना जाएं, बल्कि उनकी बात को अहमियत दें और उनके अकॉर्डिंग अपने जो डिसीजन है उनको मॉडिफाई करें। आप अपनी आना को पीछे रखें और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको सामने रखें। सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ हों तरक्की करने की, आगे बढ़ने के, और तमाम लोगों से जो काम वर्कलोड है वो इक्वल हो, किसी पर कोई ज़्यादती किसी भी तरह की ना हो। तो ये आपकी डेमोक्रेटिक सुपरविजन होगी और इससे एल्टन मायो के नज़दीक आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर इंतहाई आला असरात मुरतब होंगे। इसके बाद है पर्सनल रिलेशंस। आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी जो रैपो है अपने टीम के साथ, अपने हायर के साथ, अपने लोअर के साथ, सबके साथ अगर आपकी रैपो अच्छी है, आपके जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वो सबके साथ अच्छे हैं, तो इसके लिए ज़ाती ताल्लुकात के लिए आपका जो अपना पर्सनल जो फैमिली सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है। अगर आपके अपने फैमिली में किसी से नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि आप में मोबिलिटी नहीं है जिससे आप एक अच्छी टीम बिल्ड कर सकें, या लोगों से, दूसरी सोसाइटी के अफराद से आप ताल्लुकात कैसे बना सकोगे।
जब आप अपने ताल्लुकात भी बेहतर तौर पर कायम नहीं रह सकते। आपके पर्सनल रिलेशंस जो हैं वो हमेशा सिंसियरिटी की बुनियाद पर बिल्डअप होने चाहिए। आपका जो रिलेशन है वो वक्ती तौर पर या सिर्फ अपने मकसद के हसूल तक महदूद ना हो, बल्कि आपका रिलेशन इंतहाई आला दर्जे का हो और मुखलिसाना हो, और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आप दूसरों के काम आने के लिए हम वक्त तैयार रहते हों। तो ये आपके पर्सनल रिलेशन है जो बहुत मैटर करते हैं आपकी किसी भी टीम वर्क में और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फ़ाल होने में। इसके बाद है बिहेवियरल कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब जो लैटिन लफ्ज़ मूवेर से निकला है, जिसका मतलब होता है कि रेडी टू डू या किसी काम को करना या एक्शन। तो जब भी आप सबसे पहले किसी भी फ़र्द को इंडिविजुअल मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि वो हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखे। आप अपने गोल को बार बार रिपीट करते रहें, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आपने किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको जोड़ के रखना है अपने मकसद के साथ। और इसी तरह से जब आप अपनी टीम के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको डांटने के साथ की बजाय अगर आप उनको मोटिवेट रखते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन इनर पावर होती है जो किसी भी इंसान को काम करने के लिए फोर्स करती है। ये पावर अपने अंदर भी पैदा करें और अपनी जो ग्रुप है उसमें भी इनरली वो आपके साथ काम करने को तैयार होंगे। सिंसियरिटी से आपके साथ काम करेंगे तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो रिज़ल्ट है वो इंतहाई पॉजिटिव और बहुत अच्छा होगा। तो ये बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी वाज प्रेजेंटेड, हमने देखा कि किसने प्रेजेंट की, इट वाज प्रेजेंटेड बाय एल्टन मायो। उसके जो 5 रूल्स हैं वो हमने देखे कि सबसे पहले मोराल है, उसके बाद ग्रुप डायनामिक्स है, इसके बाद डेमोक्रेटिक सुपरविजन है, इसके बाद पर्सनल रिलेशंस हैं, और इसके बाद बिहेवियरल कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन है। अगर हम नेक्स्ट थ्योरी इसके साथ ही बात करें तो वह है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसको देखते हैं कि ये किसने पेश की थी और इसमें कौन कौन सी चीज़ों पर ज़ोर दिया गया है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो पहले की तरह हम ये देखेंगे कि ये जो थ्योरी है ये प्रेजेंट किसने की थी। तो दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय मैक्स वेबर। ही फोकस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. He considered that highest degree of efficiency can be attained through this approach. By using this approach, it is possible to take control over human beings. वो कहता है कि ये जो थ्योरी है सबसे पहले ये मैक्स वेबर ने प्रेजेंट की थी। उसको फोकस इस बात का था कि स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन की साख्त है उसका जो ढांचा है वो इंतहाई अहम है। ही कंसीडर द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी कैन बी अटेन्ड थ्रू दिस अप्रोच। वो कहता है अगर उसका स्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है, उसकी जो बुनियाद है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर है, ऑर्गेनाइज बेहतरीन अंदाज में अगर है तो उसकी जो प्रोडक्शन है उसमें भी इजाफा होगा और इंसानों से काम बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। अगर इसकी हम बात करें खसूसियात की या करेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक है देयर इज़ द रिजिडिटी ऑफ ऑफिशियल बिहेवियर। वो कहता है कि जो ऑफिशियल बिहेवियर है, जो रस्मी या रवैया है उसमें रिजिडिटी है, उसमें ओल्डनेस है, उसमें दकियानूसीपन है, उसी को एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है, उसमें इनोवेशन नहीं आ रही है, उसमें कुछ नया नहीं आ रहा है, उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है। दूसरी जो चीज़ है देयर इज़ रेजिस्टेंस टू द अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एंड चेंज। तो आमतौर पर हमारा जो निज़ाम चल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल, वो कहता है कि वहाँ पर इनोवेशन और चेंज की भरपूर मज़ाहमत की जाती है। मतलब पूरी टीम मिलकर चाहती है कि जो चल रहा है, मतलब वो कहते हैं कि स्टेटस को का जो स्टेटस है, हालात जैसे भी हैं ऐसे ही बरकरार रखे जाएं, इसमें कोई नई चीज़ ना आए, इसमें कोई इख्तिरा ना हो, इसमें कोई तब्दीली ना हो। तो ये एक किस्म की वो कहता है कि हिंड्रेंस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई तरक्की में रुकावट है, कि उसमें रिजिडिटी हो, दूसरा उसमें इनोवेशन और चेंज को रेजिस्ट किया जा रहा हो। तीसरा देयर इज़ रिजिडिटी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। इतने रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए हैं कि उनकी ही भूल भलियों में बंदा गुम रहता है, काम आगे की तरफ नहीं जा सकता, कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती, कोई पॉजिटिविटी नहीं आती, और इस तरह से जो आउटपुट है उस पर मनफी असरात मुरतब होते हैं जब रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा रिजिड कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया जाए। नेक्स्ट है द डिसीजन इज़ टेकन बाय हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स। तो इतने ज़्यादा ऑफिसर और ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास एक ही छोटा सा काम बहुत ज़्यादा लोगों के पास जाना पड़े, उनकी मंजूरी या अप्रूवल ज़रूरी हो, तो उसमें भी काम में रुकावट आती है। काम इस कदर जल्दी से
नहीं मुकम्मल होता, मुमकिन नहीं होता जितना होना चाहिए। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो बहुत से हायरार्की को क्रॉस करना पड़ता है, बहुत सी रुकावटें दूर करना पड़ती हैं, बहुत से ऑफिसर्स के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है, कोई छुट्टी पर होते हैं, कोई आया नहीं होता है, कोई कहीं मसरूफ़ होता है, कोई काम करना चाहता नहीं है, तो इस तरह से काम में रुकावट आती जाती है। Next, there is the leveling of talent. This system tends to reduce the performance of bright workers to the level of mediocrity. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आमतौर पर जो गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें ज़्यादातर होता है कि दिस इज़ देयर इज़ लेवलिंग ऑफ टैलेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंट वाला बंदा है या बहुत निकम्मा बंदा है तो दोनों को लेवल कर दिया जाता है, दोनों को बराबर की बेस पर रखा जाता है, दोनों को एक ही नज़र से देखा जाता है। अगर एक बंदा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है, और जो बहुत बिल्कुल काम नहीं कर रहा है तो उसकी भी उतनी ही वैल्यू होती है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? दिस सिस्टम टेंड्स टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ ब्राइट वर्कर्स। इससे जो ब्राइट वर्कर्स होते हैं, जो अच्छा काम करने वाले होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता, उनको रिवार्ड नहीं दिया जा रहा होता, और जब वो देखता है कि मेरे और उसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं है जो बिल्कुल काम नहीं करता, तो इस तरह से वो भी काम करना छोड़ जाता है, जिससे आपके इदारे की जो वर्किंग एबिलिटी है उस पर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है द कॉन्सिक्वेंस इज़ द रेड टेप विच इज़ नेवर इन द स्ट्रेट लाइन। ऑल फील entrapped एंड हेल्पलेस। इसमें रेड टेप, जैसा कि हम सुनते आए हैं कि सुर्ख फीते की नज़र हो जाता है सारा काम, तो इसमें जो इनोवेशन है वो नहीं आ रही होती है। इसमें जो स्ट्रेट लाइन है उसको बरकरार नहीं रखा जाता, काम अच्छी तरह से करना मुमकिन नहीं होता, इतनी आगे रुकावटें डाल दी जाती हैं। तो ये था हमारी ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी, जिसे मैक्स वेबर ने पेश किया था, और इसके हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इसके साथ ही इसके नेक्स्ट जो थ्योरी है उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, जो कि हमारी एक्स वाई और जी थ्योरी है, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।